बच्चों, वायु जो हमारे चारों ओर हमारे जो दिखती है वो कई गैसों का मिश्रण है। उसमें सबसे ज़्यादा जो भाग है यानी 78% वो होता है नाइट्रोजन का। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायु में। वो कितनी है बच्चों? 78%। दूसरा जो सबसे बड़ा भाग होता है वायु में वो होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। यानी कि जो पूरी वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है उसमें 99% वो किन किन गैसों का है बच्चों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ये जो दो भाग हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बचा 1%। 1% भाग में अन्य कई गैसें होती हैं। कौन कौन सी गैसें होती हैं देखते हैं बच्चों। ऑर्गन जो होती है वो 0.93% पाई जाती हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बच्चों होता है 0.036%। कितना होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत? 0.036%। ये है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत हमारे चारों ओर उपस्थित वायु में। फिर है बच्चों और भी कई गैसें होती हैं जो कि अक्रिय रूप में होती हैं। नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन और हाइड्रोजन। ये सभी गैसें हमारे वायुमंडल की जो वायु है उसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन का, जो कि 78% है। उसके बाद जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है ऑक्सीजन का, और वो होता है 21%। इसके बाद शेष 1% में सारी गैसें पाई जाती हैं। तो ये तो बच्चों हमने जाना कि वायु में विभिन्न गैसों का प्रतिशत क्या है। अब देखते हैं कि वायु में इन गैसों के अलावा और क्या क्या चीज पाए जाते हैं। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं मोनू के घर पे। बच्चों, ये है मोनू। मोनू के घर एक दिन उनके अंकल आए। अब आपके घर पे भी जब कोई आता है तो आप क्या करते हैं? आप उनके लिए कुछ ठंडा या गर्म लेके जरूर से जाते हैं। तो मोनू के घर पे जब अंकल आए तो मोनू उनके लिए बिल्कुल ठंडा ठंडा शरबत लेके उनके समक्ष गया। अब उसने शरबत अंकल जी को दिया, बिल्कुल ठंडा शरबत। अंकल जी थोड़ा सा बातों में लगे रह गए तो शरबत थोड़ी देर तक मेज पर ही रखा रह गया। मोनू ने ध्यान दिया कि जो ग्लास का शरबत मेज पे रखा हुआ है उसकी बाहरी सतह पे कुछ पानी की बूंदें दिखाई देने लगी उसे। मोनू तो घबरा गया। मोनू को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्लास थी वो टूट गई और जो शरबत था वो बाहर रिस करके आने लगा। परंतु जब उसने ग्लास को हाथ में उठाया और ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ग्लास तो टूटा ही नहीं है। फिर ग्लास की बाहरी सतह पर ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? आप भी विचार कीजिए बच्चों मोनू के साथ साथ कि ग्लास पर पानी की बूंदें कहाँ से आई। चलिए इसका उत्तर हम आपको देते हैं। बच्चों, आप तो ये जानते ही हैं कि जो पानी है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है, अर्थात ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पानी की ठोस अवस्था क्या है बच्चों? बर्फ। और जो पानी की गैसीय अवस्था है वो कौन सी है बच्चों? वाष्प। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी को हम फिर से गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है, और जब पानी और ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों? बर्फ बन जाता है। तो ये तो पानी की गुणवत्ता के बारे में हमने जाना। अब जो पानी जब गर्म होता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हमारे चारों तरफ जहाँ पर भी पानी उपस्थित है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, इन सभी का पानी वाष्प बनता रहता है। किसके कारण? सूर्य की ऊष्मा के कारण। अब ये जो वाष्प होता है, जल वाष्प जो होता है, वो बच्चों कहाँ जाता है? वो वायु में मिल जाता है। तो यानी कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायु में हमने जाना कि गैसों के कई मिश्रण उपस्थित होते हैं और वायु में जल वाष्प भी उपस्थित होते हैं। इसका
एक उदाहरण के आप स्वयं भी करके देख सकते हैं घर में। आप किसी भी ग्लास में ठंडा पानी भरिए और उसे कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए। अब वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है, जब वह इस ठंडे ग्लास के संपर्क में आता है, क्योंकि जब वह वायु ठंडे ग्लास की सतह के संपर्क में आएगा तो क्या होगा बच्चों, जो वायु होगी वो ठंडी हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि जो वाष्प है वो ठंडे होने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, पुनः पानी में। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प जब इस ठंडी सतह के संपर्क में आता है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं जब ग्लास में ठंडा पानी है तो क्या होगी, ये सतह भी क्या होगी, ठंडी होगी। और जब यह सतह ठंडी है तो इसके संपर्क में जो भी वायु आएगी वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और वायुओं में उपस्थित जो जल वाष्प होंगे वो ठंडे होने के कारण पुनः पानी में परिवर्तित हो जाएंगे। और जो जल वाष्प होते हैं वो जब पुनः पानी में परिवर्तित होते हैं तो हमें बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। और इसी कारण हमें किसी भी ठंडी, चाहे वो ठंडी बॉटल हो, ठंडी पानी का ग्लास हो, किसी भी ठंडे बर्तन में कोई भी ठंडा सामान रखा होता है, उसकी जो बाहरी सतह होती है उस पर हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। अब इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। आप वर्षा ऋतु में कभी भी बाहर थोड़ा सा नमक रख करके देखिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद उस नमक के चारों ओर पानी की बूंदों का एक घेरा सा दिखाई देता है। ये भी बच्चों किस कारण होता है, जल वाष्प के कारण। वायु में जो जल वाष्प उपस्थित है उसके कारण ही नमक के चारों ओर हमें एक पानी का घेरा सा दिखाई देता है। तो बच्चों अब तो आप जान गए होंगे कि ठंडी ग्लास की सतह पर पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं बच्चों, वायु में उपस्थित जल वाष्प के कारण। अब वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है क्या वो सभी जगह एक ही समान होता है? आइए देखें। स्थान एवं समय के साथ जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। जी हाँ बच्चों, जो जल वाष्प वायु में उपस्थित है वो स्थान और समय दोनों के साथ परिवर्तित होता रहता है। अब वायु में जल वाष्प कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, यानी कि जो भी क्षेत्र समुद्री क्षेत्र होंगे या जिन क्षेत्रों के आसपास नदियाँ होंगी वहाँ पर जल वाष्प वायु में अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर वाष्पन ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में भी वायु में जल वाष्प अधिक होगा, यानी कि इन दो क्षेत्रों में जहाँ पर भी पानी होगा वहाँ पर जल वाष्प अधिक होगा। इसके विपरीत जहाँ पर सूखा क्षेत्र होगा या मैदानी क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र हो, जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर जल वाष्प वायु में कम होगा। और अगर हम मौसम की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वायु में जल वाष्प कम पाया जाएगा। अगर दिन के समय की बात करें हम तो दिन के समय में वायु में जल वाष्प कम पाया जाएगा तुलनात्मक सुबह और शाम के समय में, क्योंकि दिन के समय में क्या होगा बच्चों, जो गर्मी होगी वो ज़्यादा होती है और सुबह और शाम के समय में कम होती है। तो इसी प्रकार से वायु में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो स्थान और समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो हमने जाना बच्चों कि वायु में जल वाष्प उपस्थित है।